अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफ और दहशत से भरपूर एक पुरअसरार कहानी। बाहर अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह से रात हो गई मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर्दियों में जब ऐसी बारिश हो तो माहौल बहुत ही तंग और घुटन सी सुलगती है। बंदा अपने ही घर में कैद होके रह जाता है। मेरी कल से तबीयत ख़राब थी। मसला तो इतना ज़्यादा नहीं था, मगर इस उम्र में तबीयत ख़राब हो तो सब बच्चे मुझे देखकर परेशान हो जाते हैं। मेरी उम्र 70 साल है। 3 बेटे और 1 बेटी से रब ने नवाजा। मैं अपने बड़े बेटे के साथ नीचे वाली मंजिल में रहता हूँ। दोनों छोटे बेटे ऊपर वाली मंजिलों में रहते हैं। अब भी सब मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। बेटी तो ना आ सकी मगर नवासा आ गया था खैरियत मालूम करने। अपने बच्चों से ज़्यादा उनकी औलाद को मेरी ज़्यादा फ़िक्र रहती थी। अब भी कोई कंधे दबा रहा था तो कोई टांगे। बुढ़ापे में ऐसे सुख किसी किसी को नसीब होते हैं। खैर, वैसे तो मुझे सब बच्चों से मोहब्बत है, मगर जो मेरा नवासा है उसे देखकर लगता है जैसे मैं अपनी जवानी की तस्वीर देख रहा हूँ। मगर एक फ़र्क है, ज़्यादा किसी की मानता सुनता नहीं। हमारे वक्त में ऐसा ना था। अब भी उसकी माँ का फ़ोन आया था। कह रही थी, अब्बा जी वो आपके पास आ रहा है, ज़रा उसे समझाइएगा, मुझे बहुत तंग करता है। अभी वो फर्माबरदार बना मेरे कंधे दबा रहा था। मैंने कहा, देख हमज़ा बेटा, ना तंग किया कर अपनी माँ को। क्यों आधी आधी रातों को बाहर रहता है? तेरी उम्र का था तो मेरे 2 बच्चे थे और तू खुद बच्चा बना फिरता है। नाना जी, आपके ज़माने में शादियाँ जल्दी हो जाती थी ना, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तंग करता है माँ को? नहीं नाना, मैं तो ऐसे ही दोस्तों के साथ वक्त गुजार लेता हूँ, मगर अम्मी हर बात पर टोकती हैं। रात ज़्यादा देर बाहर ना बैठो, ज़्यादा परफ्यूम ना लगाओ, मगरिब के बाद छत पर ना जाओ। अब आप ही बताइए कि मैं कोई लड़की हूँ जो मुझ पर इतनी पाबंदियाँ हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखो, रातों को बाहर रहना एक तो बहुत बुरी बात है, ये अच्छे लड़कों की निशानियाँ नहीं होती। दूसरा, तुम लोगों का घर जहाँ है आसपास ज़्यादा आबादी भी नहीं है और तू ढेर सारा परफ्यूम छिड़क कर निकल जाता है। हमारे इर्द गिर्द दूसरी कई नादीदा मखलूक़ात रहती हैं, इसलिए तेरी माँ डरती है, इसलिए तुझे रोकती है। नाना जी, अम्मी को तो ऐसे ही वहम सताते रहते हैं। अरे बेटा, कोई बात हो तो वहम आते हैं ना, तो मान लिया करना माँ की बात। क्या आप भी मानते हैं नाना जी दूसरी मखलूक़ात को? क्या वो हमारे इर्द गिर्द सच में होती हैं? होती हैं बेटा, मैंने कुछ ख्याल आने पर कहा। तो क्या आपने कभी देखी हैं दूसरी मखलूक़ात? हाँ देखी हैं। क्या सच में दादाजी? सारे बच्चे हम आवाज़ होकर बोले। तो बताइए ना, आपने क्या देखा था नाना जी? मैंने इनकार किया तो सब इसरार करने लगे। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। सब लिहाफ ओढ़े मेरे इर्द गिर्द बैठे थे। मैंने भी सोचते हुए बात शुरू कर दी। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने अब्बा के साथ खेतों में जाया करता था। गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, सुर्ख मीनारों वाली। किसी ज़माने में वो बड़ी शानदार होगी, मगर हमारे वक्त में तो वो खंडर लगती थी। उसके आगे ही कच्चा रास्ता था, वहाँ से गुजर कर मैं अपनी ज़मीनों पर जाता। हवेली के सामने भी खेत थे। जब कभी देर हो जाती तो अब्बा कहते थे, बेटा हवेली वाले रास्ते से जाने के बजाय खेतों के रास्ते से चले जाना, क्योंकि इस हवेली के बारे में मशहूर है यहाँ बदरूहें रहती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। गांव में कई लोगों का कहना था कि वो इन दोनों रूहों को देख चुके हैं। अक्सर रात को कोई इस कच्चे रास्ते पर जाता है तो रूह उसे तंग करती है और उसका रास्ता रोक भी लेती है। कभी ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाती है और कभी रोते हुए उसके पीछे चलने लग पड़ती है, और तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो लड़का उसे ना पुकारे। लड़के की आवाज़ पर फिर वो फ़ौरन गायब हो जाती है। उस दिन भी मैं अम्मा की दवाइयाँ शहर से ला रहा था। आते हुए काफ़ी रात हो गई। खेतों के रास्ते से आने के बजाय मैं कच्चे रास्ते से ही घर की तरफ जाने लगा। मैं साइकिल पर था।
जैसे ही मैं उस खंडर के आगे से गुजरा, एक लड़की पत्थर पर बैठी रो रही थी। मैं साइकिल को वहीं रोककर उसके पास पहुंच गया। आसपास अंधेरा और सन्नाटा था और इस वक्त ये लड़की, मेरे तो जहन में ही कोई ऐसी वैसी बात ना आई। मैंने लड़की से पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरी आवाज़ पर उसने सर उठाकर मुझे देखा। वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र 21-22 होगी। मुझे देखते ही कहने लगी, उसे बचा लो, मेरी मदद करो, वो बहुत तकलीफ़ में है, अगर वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अरे कौन मर गया, किसकी बात कर रही हो? अब कोई और आवाज़ मेरे पीछे से आई। जब मैंने पलट कर देखा तो एक साया मेरे पीछे खड़ा था, उसी लड़की का, और देखते ही देखते 3-4 साए उसी लड़की के मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। मैं तो ये देखते ही वहाँ से फौरन अपनी साइकिल की तरफ भागा। वो लड़की ऐसे ही रो रही थी, कहने लगी, कहाँ जा रहे हो, मेरी मदद तो करो ना, अगर वो मर गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको। फिर मुझे दौड़ते देखकर अचानक उसने कह लगाना शुरू कर दिए। भाई मैं तो वहाँ से फौरन चले जाना चाहता था, मगर मेरे कदम साथ ही नहीं दे रहे थे। वो कह लगाती अपने दोनों बाजुओं को फैलाए मेरी तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो मेरा गला दबाती, मुझे एक लड़के की आवाज़ आई जो उसे बुला रहा था, ऐसा करने से रोक रहा था, और फिर अचानक वो लड़की मुझसे दूर होने लगी। मैंने पलट कर देखा, एक लड़का हवेली की छत पर खड़ा था। वो लड़की भी अब उसके पास खड़ी थी, और फिर वो दोनों गायब हो गए। मैंने जल्दी से अपने घर का रुख किया। इस वाक़ये की वजह से मैं पूरी रात सो ना पाया, और डर की वजह से नहीं, मैं एक बहादुर नौजवान था। मैं उस हवेली का राज जानना चाहता था। हवेली के करीब ही एक झोंपड़ी थी, वहाँ एक बुजुर्ग रहते थे। वो अक्सर गांव की गलियों में, खेतों में, कच्चे रास्ते पर कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते थे। वो खुद से किसी से भी बात नहीं करते थे, और उनकी रौबदार शख्सियत को देखकर कोई उनसे जल्द मुखातिब न होता था। वो हवेली के इतना पास रहते थे, जाने मुझे क्यों लगा वो ज़रूर इस हवेली में इन रूहों या जो भी कोई मखलूक़ात हैं इसके बारे में जानते होंगे। फिर मैंने सुबह ही उनसे मुलाकात का इरादा कर लिया। अगली सुबह मैं उन बुज़ुर्ग की झोंपड़ी के बाहर खड़ा अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था, मगर जब 2-3 बार कहने पर भी जवाब ना आया तो मैंने अंदर जाने का सोचा, मगर अंदर कोई ना था। मुझे मायूसी हुई। मैंने जैसे ही कदम बाहर निकाले मुझे आवाज़ आई, आ जाओ बहादुर अली, क्या काम है? उनकी आवाज़ पर मैं चौंक गया कि अभी तो अंदर कोई ना था। मुझे बहुत हैरत हुई कि वो मेरा नाम भी जानते हैं। खैर मैं खामोशी से उनके पास बैठ गया और फिर कहना शुरू किया, बाबा ये जो सामने लाल मीनारों वाली हवेली है, आप इसके सामने ही रहते हैं, क्या कभी आपने कुछ नहीं देखा? और फिर मैंने कल रात अपने साथ होने वाला वाक़या मनोआन उन्हें बयान कर दिया। मेरे अंदाज में उस लड़की के लिए महज नाराज़गी और नफ़रत थी जो लोगों को परेशान करती थी, जबकि इसके बरक्स उस लड़के का जिक्र मैंने अच्छे अंदाज में किया। जब मैंने बाबा की तरफ देखा तो उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे लगा अभी वो मुझे यहाँ से चले जाने को कहेंगे, मगर फिर उन्होंने कहा, तुम चाहते क्या हो? बाबा मैं इस हवेली का राज जानना चाहता हूँ। गांव में भी लोग चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, मगर आपके डर की वजह से बात ना कर सके, कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। तो तुम्हें नहीं डरना मुझसे? बाबा डरता तो हूँ, मगर जो डर इस हवेली की वजह से लोगों के दिलों में है उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है आप ज़रूर कुछ ना कुछ इस हवेली के बारे में जानते होंगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, ये खंडर कभी खूबसूरत हवेली हुआ करती थी। यहाँ का चौधरी सख्त दिल और जालिम इंसान था। उसके यहाँ काम करने वाला एक कोचवान गफूर काफ़ी वफादार था। हवेली की औरतों को वही अपनी बग्गी में बिठाकर शहर पढ़ने के लिए लेकर जाता था। वो बीमार पड़ा तो उसने चौधरी को कहा कि कुछ दिनों तक उसका बेटा ये काम करेगा। चौधरी मान गया, मगर गफूर से बोला, वफादार वैसा ही हो जैसे तुम हो। जी चौधरी जी, ऐसा ही होगा। और कुछ दिनों में ही चौधरी जान गया।
غفور کا بیٹا عبدالباری باپ جیسا ذمہ دار اور مالک کا رازدار ہے۔ بھگی میں جس کی کھڑکیوں پر بھی کالے پردے ڈالے گئے تھے، چودھری کی دونوں بیٹیاں شہر پڑھنے جاتی تھیں۔ گاؤں کی ہر لڑکی پر بری نظر رکھنے والا اپنی بیٹیوں کو یوں پردے میں رکھتا تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ شہر کے راستے جاتے ہوئے بھگی خراب ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے بھگی کو وہاں روکنا پڑا۔ عبدالباری نے معذرت کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ان دونوں کو نیچے آنے کا کہا۔ جب وہ دونوں نیچے اتر رہی تھیں تو عبدالباری کی نظر نور بانو پر پڑی۔ نور بانو نے بھی عبدالباری کو دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ملی اور پھر نور بانو نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا، لیکن جب تک عبدالباری بھگی کو دوبارہ چلنے کے لائق بنا رہا تھا، نور بانو بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ نور بانو حسین تھی تو عبدالباری بھی خوبرو نوجوان تھا۔ پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر باتیں ہونے لگیں، پھر چوری چھپے ملاقاتیں۔ اس بات کا پتہ صرف نور بانو کی چھوٹی بہن کو ہی تھا۔ یہ ملاقاتیں بڑھتے بڑھتے دونوں ایک دوسرے کے لیے یوں بن گئے کہ انہیں نہ کوئی ذات یاد رہی، نہ ایک دوسرے کی حیثیت کا فرق، اور نہ ہی چودھری جیسے ظالم انسان کا ڈر۔ وہ دونوں اپنے ہی عشق میں مست تھے۔ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ چودھری کو اس بات کی بھنک پڑ چکی ہے۔ چودھری نے یہ سوال پہلے اپنی بیٹی سے کیا کہ اس کمی غفورے کے لڑکے سے تیرا کیا واسطہ ہے؟ چودھری چاہتا تھا کہ اگر بات ہوئی تو یہیں ختم، مگر نور بانو عشق کی اس منزل پر تھی جسے جھوٹ بھی کہنا گوارا نہ ہوا کہ وہ عبدالباری سے محبت نہیں کرتی، اور پھر جو ہوا اس کا علم کسی کو نہ تھا۔ آدھی رات کو چودھری کے بندے عبدالباری کو گھسیٹتے ہوئے چودھری کے پاس لے آئے۔ چودھری نے خون خوار آنکھوں سے عبدالباری کو یہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے کو کہا، مگر اس نے نور بانو کے بغیر یہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی دیر تھی، چودھری کے بندے اس پر ٹوٹ پڑے، لیکن وہ اکیلا ہی چودھری کے 10 بندوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ پھر چودھری ہی کے اشارے پر اس کے پالتو کتے بھی آ گئے، جنہوں نے رسیوں سے باندھ کر عبدالباری کو اس حویلی کی چھت پر لے گئے اور چودھری کے حکم پر اسے وہیں سے نیچے گرا دیا گیا۔ عبدالباری کے تڑپتے وجود کے گلے میں رسی ڈال کر اس لال مندر کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا۔ جب نور بانو کو پتہ چلا کہ اس کے عبدالباری کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس نے رو رو کر دہائیاں دینی شروع کر دیں۔ کبھی ماں کے قدموں میں گرتی تو کبھی کسی کے آگے التجا کرتی، مگر جب پتہ چلا کہ عبدالباری اب زندہ نہیں رہا تو پھر اس نے بھی وہیں سے کود کر اپنی جان دے دی۔ بس پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور آنے والے سالوں میں ہی کچھ مر گئے، کچھ ڈر کی وجہ سے حویلی چھوڑ گئے۔ چودھری بھی چند سال زندہ رہنے کے بعد کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو کر مر گیا اور یہ حویلی آہستہ آہستہ کھنڈر بن گئی۔ میں بت بنا ساری کہانی سن رہا تھا، الگ سوال بار بار دماغ میں آ رہے تھے۔ مغرب ہونے والی تھی۔ بابا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بابا جی، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں؟ مگر انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اس جھونپڑی سے نکل کر اس حویلی کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ میں وہیں جھونپڑی کے دروازے پر ہی کھڑا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے حویلی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے مجھے ایک بار پلٹ کر دیکھا اور آہستہ آہستہ ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں آ گئے اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنے سالوں سے ہم جنہیں بزرگ یا کوئی درویش سمجھ رہے تھے، یہ تو وہی لڑکا تھا جسے کل رات ہی میں نے نور بانو کے ساتھ دیکھا تھا۔ لیکن پھر اس دن کے بعد نہ تو گاؤں میں وہ بزرگ دکھائی دیے، نہ ہی وہ روحیں۔ شاید کہ وہ اپنا راز بتا چکے تھے، یا پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تھی بچوں وہ کہانی جو میری ہے آپ بیتی۔ اس لیے بڑے کسی بات سے روکیں تو کہنا مان لینا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں، کبھی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، پر نانا جی یہ تو پرانے وقت کی بات ہے نا، آج کل کے دور میں بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ خیر نانا جی، آپ کوئی بھی خوفناک بات بتا دیں، پر یہ حمزہ نہیں سدھرنے والا۔
سب کزنز ایک ساتھ کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔